साइबेरिया। उराल पहाड़ के पास है तुरन नदी। उस नदी के पास प्रोक्रोवोस्कोय नाम का एक गांव है। इस गांव पे घोड़ा चोरी के जुर्म में एक आदमी को सजा दिया गया था कि बहुत दूर किसी गिरजा में पैदल चल के अपनी गुनाह कबूल करना पड़ेगा। साइबेरिया का रास्ता है, समझ ही चुके होंगे। उस रास्ते पे अकेले चलने का मतलब है अपनी मौत के पास चल के जाना। लेकिन फिर भी वो आदमी अपनी सफर शुरू किया था। भूख में, थकान में, सर्दी के प्राकृतिक प्रतिक्रिया के असर से वो आगे बढ़ते रहे। जब उसकी सांसें धीरे धीरे भारी होने लगी, सब कुछ धुंधला सा होने लगा, ऐसी एक वक्त पर वो अपनी मंजिल के गिरजा तक पहुंच चुके थे। तो वो समझ चुका था कि मौत इतनी आसान नहीं है। उसकी और एक सबूत मिला जून 1914 के एक शाम में। उस आदमी को एक औरत ने तेज चाकू से घायल चोट पहुंचाई थी। इल्जाम उस आदमी ने बुरा प्रस्ताव दिया था। अगर किसी आम आदमी होता तो इतनी गहरी जख्म किसी को तुरंत मारने के लिए काफी था, लेकिन वो इंसान कुछ अलग था, इसलिए जिंदा था। इस वाकया के सिर्फ 2 साल के बाद ही 30 दिसंबर 1916 की साल की रात, तब तक घटनाओं की बाहव पर अलग अलग कारणों की वजह से रशियन प्रशासन की साजिश का हिस्सा बन चुका था। वो साजिश रचाया गया उसको मार देने का। उसको डिनर के लिए दावत दिया गया था। बनाया गया था साइनाइड मिलाया हुआ स्पेशल केक और ग्लास भरा हुआ वाइन। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये जहर खाने के बाद भी बिल्कुल जिंदा रहे वो आदमी, और ये देखकर सीधा उसे गोली मार दी गई। यहाँ तक कि कई गोलियां लगने के बाद भी वो जिंदा रहे। लेकिन इसके बाद आखिरकार उसका बचाव मुमकिन नहीं हुआ था। बोरी में बांध करके उसे बर्फ जैसे ठंडे पानी में फेंक दिया गया था। आखिरकार मौत हुई रसपुतिन की। हाँ, उसका नाम था रास्पुतिन, ग्रिगोरी येफिमोविच रास्पुतिन। दुनिया भर में उसकी पहचान एक औरतों का दीवाना, कुदरत की ताकत का भूखा, एक दीवाना साधु के रूप में था। सम्मोहन करना, एक तक नजर से घूरते रहना, उसकी आंखों में आंखें पड़ती, लगता था जैसे कि दिमाग को चीर कर अंदर घुस रही हो कुछ। बॉनी एम के मशहूर गाने रास्पुतिन में, जो कि धुरंधर 2 के क्लाइमेक्स में भी आप सुने थे, उस गाने में उसे रशिया की ग्रेटेस्ट लव मशीन कहा गया था। उसकी जिंदगी के दौरान वो चाहकर या फिर ना चाहकर भी कई औरतें उसके साथ बनी थी। रास्पुतिन की पर्सनालिटी ऐसी थी, अंदर एक अजीब सा सम्मोहन था जो सबको अपनी तरफ खींच लेता था। वो एक खौफनाक और राजदार इंसान था। वैसे बहुत कम लोगों ने ग्रिगोरी रास्पुतिन जैसी जिंदगी जी है। वो एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ था जो कि पढ़ लिख नहीं सकता था, और फिर एक ऐसा संत बन गया जो कि भगवान जैसे माना जाने लगा था और जो रॉयल्टी और पावर से घिरा हुआ था। लेकिन ये समझने के लिए कि वो इतनी नफरत का टारगेट क्यों था, ऐसा क्यों बना, ये समझने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। रास्पुतिन बचपन में एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है। खेत में काम करता था, शादी की और बच्चे भी हुए थे। लेकिन 28 साल की उम्र में उसकी जिंदगी बदल गई थी। खुदा के दीदार पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया था रास्पुतिन। उसके बारे में आज की तारीख में बहुत सी धारणाएं और अफवाहें भी मौजूद है। कहा जाता है कि वो किसी के हाथ पर हाथ रख देता था तो वो शख्स ठीक हो जाता था। जैसे उसने अपनी अजीबोगरीब कुदरती ताकत से रशियन सर के इकलौते बेटे को बचा लिया था। लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा होता है, जो आदमी अपने जिंदगी में कोई भी गुनाह छोड़ कर नहीं गया था, वो कैसे एक दैवी पुरुष बन गया था? औरत, धर्म और ताकत के 3 तरफ से टकराव में कैसे वो उस वक्त के रशिया के सबसे असरदार शख्स बन गया था? तो देखो, बात ये है कि उस टाइम पे रशिया के सियासत उथल पुथल में थी। जापान के साथ जंग में हार और उसके बीच ब्लडी संडे मैसेकर, रॉयल पैलेस के एक पुरसुकून जुलूस के दौरान अचानक महल की रखवाले सिपाहियों पर गोली चला देता है। उस वाकया को लेकर बाद में एक नाकाम सेना बगावत होती है। उधर इतनी दबाव को संभालते हुए रशियन सर निकोलस II अलेक्जेंद्रोविच रोमानोव भी काफी थक चुके थे, और इसी बीच पता चलता है कि उसका एकलौता बेटा और गद्दी का वारिस एलेक्सी निकोलेविच एक संगीन बीमारी से जूझ रहा है। और ऐसी वक्त में उसे पता चलता है कि रास्पुतिन नाम का एक साधु या फिर संत है जो दावा करता है कि उसके पास अजीबोगरीब कुदरती ताकतें हैं, जिसकी भी कोई भी मुश्किल हो वो सिर्फ हाथ की स्पर्श से ठीक कर देता है। और इसी तरीके से शाही खानदानों में दाखिल होता है ये राजदार रास्पुतिन। मौत के करीब बच्चे को धीरे धीरे ठीक कर देता है रास्पुतिन। हालांकि कैसे उसने ये बीमारी ठीक की, बाद में इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय रही है। कुछ कहते हैं कि उसने जोक की लार से इलाज किया था, कुछ कहते हैं कि एस्पिरिन जैसे कोई दवा दी थी। लेकिन जो भी हो, वंश के चिराग को इस तरह बचाने पर सर रोमानोव और सरीना अलेक्जेंडर के लिए रास्पुतिन एक बेपनाह ताकत वाला आदमी बन गया था।
था और धीरे धीरे रसपुतिन सबकी चर्चे का विषय बन गया था। चारों तरफ उसकी ताकत का बातें फैलाई गई थी। लेकिन फिर Time to dance. रसपुतिन के बारे में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे या फिर उसको जानने की कोशिश करेंगे तो ये समझ आता है कि उसके अंदर रूहानियत का एक कतरा भी नहीं था। जो था वो तारीख भूल जाना चाहती है। कहा जाता है कि रसपुतिन का रिश्ता सेरेना अलेक्जेंडर के साथ भी था, मतलब महल की रानी के साथ। और वक्त के साथ साथ कई पेशों की औरतें उसके पास देखी गई थी। बिना किसी रुकावट के सर की हिफाजत में रसपुतिन करता रहा कई जुल्म और नाइंसाफी। और इसी दौरान शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रशिया की सेना की जिम्मेदारी लेकर सब खुद जंग पर चला जाता है और रसपुतिन और अलेक्जेंडर मिलकर हुकूमत चलाने लगती है। लायक लोगों की जगह नालायक लोगों को आना, तानाशाही, भ्रष्टाचार और सब कुछ मिलकर मुल्क में एक अजीब अफरा तफरी शुरू कर देते हैं। जंग की तबाही अलग थी। रसपुतिन और अलेक्जेंडर की अजीब हुकूमत में आम लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। सेरेना अलेक्जेंडर का जर्मनी से नस्ली ताल्लुकात था जो रशिया का दुश्मन था। अफवाह उठी कि रसपुतिन चुपके से जर्मन फौज की मदद कर रहा था। शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन। कुछ अमीर लोग उतर पड़ते रसपुतिन को मारने के लिए, लेकिन रसपुतिन महल में अपने ही शौक में मगन थे। औरतों का शक उसके अंदर इतना ज्यादा था, इस चीज को लेकर उसके बारे में बहुत सारी बातें भी बनाई गई थी। जैसे कि रसपुतिन अपने लिए बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट्स को लेके आता था और उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता था और उसके ऊपर इतना जूम करता था कि बाद में एक सर्वेंट ने उस लड़की को चुराया था। लगभग हर दिन रसपुतिन को प्रोस्टिट्यूट्स और अपनी फीमेल फॉलोअर्स के साथ घर आते हुए देखा जाता था, जहाँ वो शराब पीते, पार्टी करता और गाने गाता था। इतनी वाइल्ड लाइफस्टाइल के बावजूद भी वो महारानी का क्लोज बना रहा और इससे उसे इमेंस पावर मिल गई थी। इतनी पावर कि रसपुतिन खुद पॉलिटिकल डिसीजंस लेने लगा, नए मिनिस्टर्स अपॉइंट करता और वॉर के बारे में एडवाइस भी देता। और पब्लिक धीरे धीरे रसपुतिन के खिलाफ हो रही थी। लोगों को लगने लगा कि सर और महारानी बस पपेट्स है रसपुतिन का, जिन्हें रसपुतिन खुद कंट्रोल करता था। और उस वक्त मीडिया को ये सब रिपोर्ट करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन टेंस होती गई, न्यूज़पेपर्स फाइन्स भरकर भी रसपुतिन के बारे में लिखने लगा था। नवंबर 1960 में पॉलिटिशियन व्लादिमीर पुरिशकेविच ने पार्लियामेंट में स्पीच दी, जहां उसने खुलकर रसपुतिन के खिलाफ बात किया था। Зло исходит от темных сил, во главе которых стоит Распутин. Уже несколько ночей я не могу сомкнуть глаз, представляя себе эти письма и послания, которые этот безграмотный мужик пишет императрице. Царь больше не управляет. Он сдался. Российская империя рушится. Теперь все распоряжения исходят от Распутина. Пока он жив, мы не сможем победить. और उस दिन ऑडियंस में फेलिक्स यूसुपोव भी मौजूद था। वो खुद रॉयल फैमिली का हिस्सा था, लेकिन रसपुतिन से नफरत करता था। उसके लिए रसपुतिन एक शैतान था जिसे रशिया को बचाने के लिए खत्म करना जरूरी था। और यही से शुरू होती है रसपुतिन के खिलाफ साजिश। यूसुपोव ने पुरिशकेविच को मैसेज किया। इस मैसेज में क्लियर हो गया कि दोनों एक ही सोच पर है। सिर्फ एक हफ्ते बाद दोनों एक ट्रेन में मिले जो कि एक नियर बाय स्टेशन पर खड़ी थी। यूसुपोव ने अपने साथ ग्रैंड ड्यूक डिमिट्री पव्लोविच को लाया, जो सर का कजिन था। डॉक्टर लेजोवर्ड, एक पुराना मिलिट्री दोस्त, और लेफ्टिनेंट सुखोटिन भी साथ था। उस शाम इन पांचों ने मिलकर रसपुतिन को फंसाने और मारने की पूरा प्लान बनाया। प्लान कुछ इस तरह था कि एक चुनी हुई रात पर ये सब लोग यूसुफ के पैलेस में मिलेंगे, जो शहर के बीच में था। बिल्कुल 1 बजे रात को यूसुफ रसपुतिन को लेने जाएगा और गाड़ी डॉक्टर एल चलाएगा। जब वो पैलेस लौटेगा तो डॉक्टर एल गाड़ी को एंट्रेंस के पास इस तरह पार्क करेगा ताकि रसपुतिन रास्ते से ना दिखे। उन्हें पता था कि रसपुतिन पर 3 सिक्योरिटी एजेंसी नजर रखती है, इसलिए ये पॉसिबल था कि स्पाइस उसका पीछा कर रहे हो। अंदर जाने के बाद डॉक्टर एल ऊपर वाला रूम में बाकी लोगों के साथ ज्वाइन करेगा, जबकि यूसुफ और रसपुतिन नीचे बेसमेंट में जाएगा, जिसे एक लग्जरी डाइनिंग रूम बनाया गया था। यहाँ पे मोटी कंक्रीट दीवारें थी जो किसी भी चीख या फिर गनशॉट की आवाज को बाहर जाने से रोक देती है। पार्टी के दौरान यूसुफ रसपुतिन को केक्स और वाइन्स ऑफर करेगा, जिनमें पावरफुल साइनाइड पॉइजन मिलाया गया होगा। और अगर सब प्लान के मुताबिक चला तो रसपुतिन 15 मिनट में ही मर जाएगा। सबूत मिटाने के लिए ये लोग पुरिशकेविच के ट्रेन तक जाएगा, रसपुतिन के कपड़े जला देंगे और गाड़ी को कार्गो वैगन में पार्क कर देंगे ताकि रात को शहर छोड़ा जा सके। फिर ये लोग पैदल चलकर एक दूसरे गाड़ी तक जाएंगे और वापस क्राइम सीन पर आएंगे। आखिर में वो रसपुतिन की बॉडी को लपेट कर एक बीच तक ले जाएंगे और उसे बर्फ के जम चुकी नदी में फेंक देंगे।
देंगे ताकि उसका कोई नामो निशान ना मिले। लेकिन ये सब तभी हो सकता था जब रसपुतिन पार्टी में आने के लिए तैयार होता, और इसीलिए उन्हें उससे फंसाने का तरीका भी चाहिए था। यूसुपोव ने चेस्ट पेन का ड्रामा शुरू किया था और रसपुतिन के पास इलाज के लिए जाने लगा। पूरे महीने में दोनों कई बार मिले और धीरे धीरे यूसुपोव उसका दोस्त बन गया था। हर बार मिलने पर रसपुतिन यूसुपोव की वाइफ इरिना से मिलने की बात करता, जो सिर्फ 21 साल की थी। यूसुपोव कभी नहीं चाहता था कि रसपुतिन उसकी वाइफ के पास आए, लेकिन उससे एक आइडिया मिल गया था। उसने रसपुतिन से कहा कि इरिना 29 तारीख को अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी रख रही है और उसे इनवाइट किया है। और रसपुतिन, जो लड़कियों का दीवाना था, मना नहीं कर सकता था। अब प्लान सेट हो चुका था, लेकिन इतने सारे स्टेप्स होने की वजह से सब कुछ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल था। बहुत ठंड थी और 11 बजे तक सड़कें खाली हो चुकी थी। पार्टी शुरू होने वाली थी 11:15 पर। पुलिस के बीच अपनी ट्रेन से निकला और नर्वस होकर वेट करने लगा। 11:50 पर 20 मिनट लेट था। डॉक्टर एल उसे लेने आया था। दोनों गाड़ी में बैठकर यूसुपोव के पैलेस की तरफ बढ़े। प्लान के मुताबिक साइड गेट खुला होना चाहिए था, लेकिन जब वो पहुंचे तो गेट बंद था। शक से बचने के लिए वो आगे निकल गए और कुछ मिनट के बाद वापस आए, लेकिन गेट फिर भी बंद था। पुलिस के बीच गाड़ी से उतरकर मेन एंट्रेंस से अंदर गया, जबकि डॉक्टर एल गाड़ी लेकर घूमता रहा जब तक गेट नहीं खुला। अंदर सब लोग डाइनिंग रूम में मिले, जहाँ टेबल पर पिंक केक्स और दूसरे खाने रखे थे। रसपुतिन ने बताया था कि उसके स्पाइस मिडनाइट के बाद ही उसके घर छोड़ते हैं, इसलिए उनके पास वक्त था। डॉक्टर एल ने केक्स को अलग किया और उनमें साइनाइड पॉइजन मिला दिया। फिर उसने वाइन के ग्लासेस में भी जहर मिला दिया था। इसी बीच रसपुतिन अपने घर पर पार्टी के लिए रेडी हो रहा था। उसके लिए ये एक और नॉर्मल रात थी। उसने प्रॉमिस किया था कि किसी को नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी बेटी और सेक्रेटरी को बता दिया था। पैलेस में सब फाइनल प्रिपरेशन हो रहे थे, ये दिखाने के लिए कि पार्टी गेस्ट ऊपर गए हैं। टेबल पर थोड़ा खाना और ड्रिंक्स छोड़ गए थे और ग्रामाफोन पर म्यूजिक चालू कर दिया गया था। सब सेट हो गया था। अब घड़ी पर 12:15 बज चुका था। यूसुपोव और डॉक्टर एल रसपुतिन को लेने निकले। 45 मिनट के बाद गाड़ी पैलेस में आई। यूसुपोव और रसपुतिन नीचे डाइनिंग रूम में गए, जबकि डॉक्टर एल ऊपर चला गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। अगले आधे घंटे तक ऊपर खड़े लोग नीचे की आवाज सुनने की कोशिश करते रहे। फिर यूसुपोव ने ऊपर आया और बोला कि रसपुतिन कुछ खा या पी नहीं रहा है। वो वापस गया और थोड़ी देर बाद वाइन की बोतल खुलने की आवाज आई। लग रहा था कि अब बस वक्त की बात है, लेकिन 30 मिनट और बीत गया था और कुछ नहीं हुआ। यूसुपोव दोबारा ऊपर गया। रसपुतिन लगातार पीने के बाद भी नॉर्मल था, जैसे जहर का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। आखिरकार यूसुफ ने पिस्तौल उठाया और नीचे चला गया। कुछ ही देर बाद एक जोर की गोली की आवाज आई और बॉडी गिरने की आवाज। सब नीचे भागे और रसपुतिन को जमीन पर पड़ा देखा। उसका शरीर हिल रहा था और वो धीरे धीरे सांस ले रहा था, लेकिन सबको लग रहा था कि वो मर चुका है। लाइट्स बंद कर दी गई और प्लान्स कंटिन्यू हुआ। 3 लोग ट्रेन की तरफ गए सबूत मिटाने के लिए। लेफ्टिनेंट एस ने रसपुतिन का कोट पहना ताकि अगर कोई स्पाई देखे तो समझे रसपुतिन जिंदा है पैलेस में। तभी अचानक नीचे से आवाज आई। उन्होंने देखा कि रसपुतिन उठकर भाग रहा था और गेट की तरफ बढ़ रहा था। पुलिस के बीच ने पिस्तौल उठाया और उसके पीछा किया। उसने 2 गोलियां चलाई, लेकिन दोनों मिस हो गया। 2 लोग रास्ते से जा रहा था और गोली की आवाज सुनकर भाग गए। फिर उसने 2 और गोलियां चलाई जो रसपुतिन के पीठ में लगी और इस बार वो गिर गया था। अब वो सच में मर चुका था। रात के 3 बज चुके थे और प्लान पूरी तरह बिगड़ चुका था। रसपुतिन की बॉडी पैलेस के गेट पर पड़ी थी, सबके सामने। पुलिस के बीच ने अंदर गया और गार्ड्स को बताया। उन्होंने मदद की और बॉडी को अंदर लाकर लपेट दिया। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर भी आया, लेकिन उसे भेज दिया गया था। बाकी लोग वापस आए, लेकिन कपड़े जलाने में फेल हो गए थे। टाइम कम था, इसलिए बॉडी गाड़ी में डाली गई और वो लोग निकल गए थे। शहर से बाहर जाकर पेट्रोव्स्काई की ब्रिज पर पहुंचे और बॉडी को बर्फ के नीचे नदी में फेंक दिया गया था। सुबह 5 बजे थे और सब लोग पैलेस पे आए थे और देखा कि एक जूता और खून के निशान रह गए थे। अब सब कुछ किस्मत पर था। 2 दिन बाद ब्रिज पर खून और एक जूता मिला और पुलिस ने सर्च शुरू की। जल्द ही रसपुतिन की बॉडी मिल गई जो बर्फ के नीचे जम चुकी थी। सबको पता था कि किसने किया था, लेकिन सर ने किसी को अरेस्ट नहीं किया क्योंकि सिचुएशन और खराब हो सकती थी। कुछ लोग देश छोड़कर चले गए थे और कुछ लोग मर गए और यूसुपोव को एक्साइल कर दिया गया था, जहां वो अपनी वाइफ इरिना के साथ फ्रांस में रहा। रसपुतिन की जिंदगी इतनी अजीब थी कि उसमें क्या सच और क्या अफवाह है, इससे ज्यादा जरूरी है कि उसके रोमांचक कहानियों में खो जाना। एलेक्सी को ठीक करने के बाद रसपुतिन ने सर की तरफ देखकर एक अजीब ऐलान किया था। उसने कहा था कि अगर वो आम लोगों के हाथ से मारा गया तो सर की हुकूमत बची रहेगी, लेकिन अगर किसी रिश्तेदार ने उसे मारा तो वही होगा सर की हुकूमत का आखिरी वक्त। एंड यू नो
हकीकत में भी वही हुआ था। रस्पुतिन को मारा गया सर के रिश्तेदार प्रिंस फेलिक्स यूसुपोव के हाथ से। लेनिन की इजाजत से बोल्शेविक्स ने 16 और 17 जुलाई 1980 को सर निकोलास II को उसके पूरे खानदानों के साथ कत्ल कर दिया था। तारीख में निकोलास II को एक नालायक और कमजोर हुकूमत माना गया था और इसी तरह रस्पुतिन की आखिरी पेशगोई भी सच हो गया था। और ये था रस्पुतिन का पूरा सच। आप लोगों ने मेरे ये वाले शॉर्ट्स पर बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्स दिया, प्यार दिया है और उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया हूँ। आशा रखता हूँ कि इस वाले वीडियो को भी आप बहुत ही ज्यादा प्यार देंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जरूर बताना कमेंट्स में कि आपको क्या रस्पुतिन का ये वाला कहानी पता था। अपना राय कमेंट में जरूर बताना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।